हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर के ऊपर। डिसीजन मेकिंग का चैप्टर चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपन ने एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कल कवर किया था, एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस। तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे वो आई होप आपने सॉल्व किए हों, ट्राई किए हों, ताकि आपका उसमें कंफर्ट जोन बिल्डअप हो जाए। ओके, ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि इससे कम 10 से 20 नंबर तक के पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। अगर इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट दिखाकर क्वेश्चंस पूछे तो वो लोग इतने मार्क्स का पूछ सकते हैं। उसके अलावा जब इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसमें अच्छा खासा स्कोर करने का आपका पूरा चांस रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिकल पार्ट जो है क्वेश्चन का वो सही से सॉल्व कर लिया, सही से अटेम्प्ट कर लिया, प्रॉपर नोट्स बना के अच्छे से प्रेजेंट कर दिया आंसर को, तो आपके वहाँ पर फुल मार्क्स अचीव करने के पूरा चांस बन जाता है। उसके बाद जो थ्योरेटिकल पोर्शन अगर कोई मिक्स करके देते हैं क्वेश्चन के अंदर, जो कि जनरली आईसीआई का पैटर्न आप देखोगे तो ये रहता ही है कि वो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट पूछेंगे, ऐसा कम चांस रहेगा। साथ में कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल मिक्स कर सकते हैं वो। सो जो थ्योरेटिकल पार्ट रहता है वो भी अपना यहाँ पर अच्छे से हो पाता है, क्योंकि जनरली थ्योरेटिकल में ना वो लोग एनालिसिस पूछ लेते हैं, तो अपन अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे अगर अपने पास सही नंबर्स होंगे तो। ओके, तो वहाँ पर भी अगर एनालिसिस सही हो गया तो अपने मार्क्स स्कोर करने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। ऑल एंड ऑल ये चैप्टर आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया और आपकी प्रैक्टिस डेवलप हो गई तो। ओके, तो अपने को क्या करना है, इस चैप्टर की फुल ऑन प्रैक्टिस रखना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, स्ट्रैटेजी जो अपनी रहती है कि चैप्टर पढ़ते हैं अपन लेक्चर के अंदर, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको उसको एक बार पूरा रिवाइज करना है मन में, और उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर पे जाओगे तो उसके पहले आपको फिर से रिवाइज करना है। ये चीज़ अपन लोग इस चैप्टर के अंदर तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स कम है और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो अपन उसको रिवाइज कैसे करेंगे, उसको सिर्फ प्रैक्टिस करके रिवाइज कर सकते हैं, और बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेगी अपने को। जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अपन रिफाइन करते जाएंगे अपने आंसर्स को। उसके पहले मैं चाहता हूँ आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स के साथ में एक बार प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस आप बाद में कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस में जो आपको होमवर्क क्वेश्चंस देता हूँ वो आपको करने होंगे। मैं होमवर्क क्वेश्चंस उसमें से ही छांटता हूँ जो आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, तो अब मैंने आपको होमवर्क में दिए थे इलस्ट्रेशंस के कुछ क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये 4th, 5th और 6th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे इलस्ट्रेशंस में से। आई होप आपने किए होंगे, और उसमें मुझे नहीं लगता कि डिस्कशन की कोई ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे और सेम पैटर्न पे चल रहे थे। दिस वाज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट जब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उस पर, तो मैंने आपको कहा था आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक बार खुद से ट्राई करना होगा, जो कि अपन ने कल किया था। ये ट्राई इसलिए करने के लिए कहा था ताकि आपके सारे जो फॉर्मूलाज लग रहे हैं ना वो आपको एक बार रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे ऐसी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो या फिर कहीं पे अटक रहे हो तो आपको पता चलेगा, आप खुद को एवेल्युएट कर पाओगे और बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल सॉल्व किया था, और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको कहा था आपको होमवर्क में करके लाना है। सो आई थिंक आपने उसको किया होगा। एक बार मैं आपके साथ सोल्यूशन को डिस्कस कर लेता हूँ, इन केस अगर किसी ने इसको सॉल्व नहीं किया है, और या फिर अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश करी बट आप नहीं कर पाए या कुछ गलत हो गया, तो आप इस आंसर को नोट कर सकते हैं। मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा इसको नोट करने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको देता हूँ। ओके, तो चलते हैं अपन इसके सोल्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपने इसको ऑलरेडी एक बार पढ़ा होगा जब आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। अगर किसी ने सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करी तो फिर मुझे लगता है वो लोग इस चीज़ का कंप्लीट फ़ायदा नहीं ले पा रहे कि अपने पास कम टाइम के लेक्चर्स होने के बाद जो सफिशिएंट टाइम बचता है प्रैक्टिस करने का, उसका आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो। आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब अपन चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर है, आप देख सकते हो। जैसे कि सारे फैक्ट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो आप एक बार इन फैक्ट्स को देख सकते हो। इसकी वजह से आपको पूरा क्वेश्चन एटलीस्ट थोड़ा कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद अपने को यहाँ पर बीईपी निकालने के लिए पूछा है। अपन करंट सिनेरियो में बीईपी निकाल लेंगे और रिवाइज सिनेरियो में भी बीईपी निकाल लेंगे। करंट सिनेरियो में बीईपी निकालने के लिए अपने को सबसे पहले बोला है नंबर ऑफ बैचेस कितने निकालने पड़ेंगे। तो अपने को प्रोडक्शन दिया है 2000 यूनिट्स पर बैच, और अपने पास डिमांड भी है। डिमांड है 1 लाख यूनिट्स की। ये कैसे निकाला, 10 लाख यूनिट्स की मार्केट डिमांड है, उसमें से 10% शेयर जो है इंडल्ज का है, तो उसका 10% शेयर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट्स बनाना है मुझे और 2000 यूनिट्स में एक बैच में बनाता हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ बैचेस कितने रहेंगे। ये तो अपना सिंपल मैथ्स हो गया, वो आ गए 50।
टेस्टिंग कॉस्ट मैं इस वजह से निकाल सकता हूँ, मुझे हर बैच के पहले एक टेस्टिंग करना पड़ता है, सेटअप कॉस्ट लगाना पड़ता है, वो मेरा है कितना रुपए वो दिया है मुझे 1500 रुपीज़। तो 1500 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जब 50 बैचेस से, तो मेरा टेस्टिंग कॉस्ट आ जाता है, वो आया 75,000 रुपीज़। इसी तरह से मुझे इंजीनियर कॉस्ट स्ट्रेट अवे दे रखा है 5000, और लेबर कॉस्ट मैं कैलकुलेट कर लूँगा 20 पर आवर के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ आवर्स 500 है और मेरा लेबर कॉस्ट पड़ रहा है 20 पर आवर, तो मैं कैलकुलेट करूँगा 500 इंटू 20, ये आ जाएगा 10,000 रुपीज़। इस तरह से मैंने मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर ली 90,000 रुपीज़। कंट्रीब्यूशन मेरे पास 25 मैंने कैलकुलेट किया, कैसे किया, सेल्स प्राइस 99 है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 69 है, और यहाँ पर मार्केटिंग कॉस्ट आपने मिस नहीं किया होगा ऐसा मैं मान लेता हूँ, मार्केटिंग कॉस्ट भी तो वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो मार्केटिंग कॉस्ट भी 5 रुपीज़ यहाँ पर माइनस किया है अपन ने, और उसकी वजह से अपने को मिला है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 25 रुपीज़। बीईपी आया अपना 3600। फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, बीईपी इन यूनिट्स का क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, और बीईपी इन सेल्स करना होगा तो अपने को क्या लेना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से जो बीईपी इन यूनिट्स निकाला उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू द सेलिंग प्राइस। ओके, अब प्रॉब्लम अगर आपने कहीं पे फेस करी होगी तो वो हो सकता है आपने रिवाइज सिनेरियो में फेस करी हो। रिवाइज सिनेरियो के कैलकुलेशन के लिए अपने को सबसे पहले निकालना होगा कि नया शेयर क्या है। नया शेयर निकालने के लिए अपन ने क्या किया, जो अपने को इन्फॉर्मेशन दी है, ओके, जो इन्फॉर्मेशन दी है कि कितना ग्रोथ हो रहा है मार्केट में, अपने को बोला है 5% ग्रोथ हो रहा है मार्केट में, तो अपन ने नया मार्केट डिमांड निकाला, वो आया अपना 10,50,000। ये कैसे आया, 10 लाख प्लस 10 लाख इंटू 5%, ये आ गया 10,50,000। उसमें से इसका मार्केट शेयर जो है अब 15% होने वाला है 10% की जगह पे, तो इनका नया शेयर जो आया है मार्केट का वो आया है 1,57,500, यानी कि उनकी डिमांड अपने को पता चल गई। 1,57,500 यूनिट्स अब अपने को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और बैच साइज अब चेंज हो रहा है 2500 यूनिट्स पर बैच से, तो 2500 पर यूनिट से अपन ने 2500 यूनिट से अपन ने डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को, तो अपने पास आ गई नंबर ऑफ बैचेस। नंबर ऑफ बैचेस अब आ चुकी है 63, यानी कि बैचेस इंक्रीज हो चुकी है। टेस्टिंग कॉस्ट जो है रिड्यूस हो चुका है, वो आ चुका है 1000 पर बैच से, सो अपना वो आ जाता है 63 इंटू 1000, वो आया 63,000। इंजीनियर कॉस्ट अभी भी सेम है और लेबर कॉस्ट भी सेम है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अब आप देख सकते हो रिड्यूस हो गई है। ओके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अब रिड्यूस हो गई है क्योंकि अपना टेस्टिंग कॉस्ट जो है वो कम हो चुका है। टेस्टिंग कॉस्ट ऑल्दो नंबर ऑफ बैचेस बढ़ी है फिर भी कम हुआ है, क्योंकि अपना टेस्टिंग कॉस्ट पर बैच कम हो गया है 1500 से, अब आ चुका है 1000 पे। टोटल फिक्स कॉस्ट 78,000 आ चुकी है, कंट्रीब्यूशन अभी भी 25 है, वो कैसे आया, रिवाइज प्राइस 90 है, तो रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 60 हो चुकी है, तो अभी भी मार्केटिंग कॉस्ट को इंक्लूड कर लेंगे तो आ जाएगा 25 कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 आया, फिक्स कॉस्ट अपना 78,000 आया, बी पे निकालना अब सिंपल हो चुका है, वो अब आता है 3120 यूनिट्स पे, 3120 यूनिट्स पे अपना बीईपी आ जाता है। इन केस अगर आपका आंसर कहीं पे गलत था तो आप इसको मैच कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पे आपसे गलती हुई है, और उसके अलावा अगर आपने इसको सॉल्व ही नहीं किया था तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
हाय गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से टी शर्ट कैसे चेंज हो चुकी है। तो एक्चुअली जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें इस स्पेसिफिक पार्ट में जो ये टॉपिक है अपना कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी वाला, इस टॉपिक के अंदर साउंड इशू होने की वजह से मैंने इस पार्ट को फिर से रिकॉर्ड किया है और ये क्लिप मैं इस लेक्चर के अंदर ऐड कर रहा हूँ। ओके, सो अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इस टॉपिक के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आईसीआई ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं किए हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है अपने स्टडी मटेरियल में और उसके अलावा इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन कहीं पे देखने को मिलेगा नहीं। ओल्ड कोर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से कवर किए हुए हैं, बट जिस तरह का एग्जाम्पल आईसीआई ने प्रेजेंट किया है अपने स्टडी मटेरियल में उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो कि ओल्ड कोर्स में थे। तो इस वजह से मैंने ओल्ड कोर्स के क्वेश्चंस को उठाकर यहाँ पर नहीं डाला है और आपके प्रैक्टिस के लिए नहीं रखे। ओके, इसकी बजाय मैंने क्या किया है कि जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है आईसीआई ने, यानी कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी पैटर्न पे आपके लिए दो इलस्ट्रेशन बना रखे हैं, जिसमें एक बहुत ही सिंपल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और दूसरा थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट करता हुआ है। और इसी पैटर्न पे आपको आईसीआई का एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा। तो आई थिंक अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए वो सफिशिएंट रहेगा, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और उसके अलावा इस टॉपिक से वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, बट इन केस पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाते हैं तो फिर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। कोई डिफरेंट पैटर्न देखने का चांस बहुत ही कम रहेगा। ओके, बहुत ही मिनिमल रहेगा। सो अपन इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो मैंने दो इलस्ट्रेशंस डाले हुए हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग और एक क्वेश्चन जो है आईसीआई का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो उसमें से आईसीआई वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर इलस्ट्रेशन का, वो भी मैं आपको देता हूँ होमवर्क करने के लिए। इसमें से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, और क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद आपको आईसीआई वाला क्वेश्चन भी आसानी से आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। ओके, सो अपन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेल्स अपने को 1000 यूनिट की दी हुई है और उसकी सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़ की है, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपीज़ की है। कॉन्ट्रीब्यूशन अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट अपने को 26,200 दिया हुआ है तो अपना प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे अपन। और अपने को पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि 15,000 से ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 225 यूनिट्स। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये अगर आपने एसएफएम में पढ़ा होगा तो आपको ऑलरेडी आता होगा, इसके बारे में पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। यानी कि आप एक पॉइंट से कितना ज़्यादा डेविएट हो सकते हो, यानी कि ज़्यादा पे भी जा सकते हो और कम पे भी जा सकते हो। ये कितना जा सकते हो, तो ये 225 यूनिट्स दे रखा है ना, यानी कि अपना अगर एक्सपेक्टेड सेल्स है 1000 यूनिट्स का तो आपका 1225 भी हो सकता है और 1000 माइनस 225 भी हो सकता है। ओके, सो आई थिंक दैट इज 775। तो 775 यूनिट्स भी हो सकता है और 1225 भी हो सकता है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। अब इसको यूज करते हुए आपको बताना है कि आपका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा कि आपका प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 15,000। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है और फॉर्मूले को याद रखने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे सोल्यूशन के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, सारे फैक्ट साइड में मेंशन कर रखे हैं जो भी अपन ने डिस्कस किए। यहाँ पर जो फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है वो है अपना z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब ये सब क्या होता है, तो अपने को यहाँ पर एक z स्कोर कैलकुलेट करना होता है सबसे पहले टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो z स्कोर अपन कैलकुलेट करते हैं और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसमें से x जो होता है ना वो होता है आपका कितने से ज़्यादा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर 15,000 दिया हुआ है। ओके, सो 15,000 यहाँ पर दिया हुआ है तो 15,000 हो गया x, उससे ज़्यादा का अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। सो 15,000 हो गया x और म्यू क्या हो गया अपना, म्यू हो गया अपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो हो जाता है म्यू। ओके, सो यहाँ पर अपन अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे तो अपना 1000 का एक्सपेक्टेड सेल्स है, उसके अलावा 40 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो अपना एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 40 इंटू 1000 विच इज़ 40,000, माइनस किया अपन ने फिक्स्ड कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है अपने पास 26,200, तो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया 13,800। ओके, 13,800 ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। अब z निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करना है। x मैंने ले लिया 15,000, म्यू हो गया मेरा 13,800 अपॉन सिग्मा। तो ये सिग्मा क्या होता है, ये सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स दे रखा है, इसको अपने को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ में। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ने मल्टीप्लाई किया 225 यूनिट्स के साथ, तो अपना आया 225 इंटू 40 विच इज इक्वल्स टू 9,000।
ओके, सो अपना यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स है 15,000, म्यू है 13,800। 15,000 अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, 13,800 अपन ने कैलकुलेट किया। स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को इन यूनिट्स दिया हुआ है 225, उसको इनटू कंट्रीब्यूशन किया तो आ गया 9,000, तो वो हो गया अपना सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। सो व्हेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला अपने को z स्कोर मिलता है यहाँ पर 0.133। इसको राउंड ऑफ करते हुए मैंने ले लिया है 0.13, और 0.13 अगर यहाँ पर z की वैल्यू होती है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, z इज इक्वल्स टू 0.13 की। ओके, ये अभी पॉजिटिव में चल रहा है, इसी तरह से नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि z 0.13 है तो वो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ z टेबल पर, और z टेबल के अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर लेकर चलता हूँ। इन केस अगर आपने SFM में पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और z स्कोर्स के बारे में, तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में पूरी नॉलेज होगी, और इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको z टेबल कैसे रीड करते हैं वो भी आता होगा। बट इन केस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर कि अपन z टेबल को कैसे पढ़ने वाले हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कैसे रीड किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये z टेबल दी हुई है। इस तरह की टेबल या तो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ में दी जाएगी अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो। उसके अलावा अगर z टेबल नहीं दी है तो हो सकता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, जो भी नंबर रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी वो लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करके रखेंगे फॉर यू टू यूज। ओके, सो यहाँ पर ये देख सकते हो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया हुआ है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर जो वेरियस प्रोबेबिलिटीज होती है उन सब का टोटल हमेशा 1 होता है। ये तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का फंडा है। सो ये सारी कर्व का जो स्पेस है, जो एरिया है, उसका टोटल हमेशा होता है 1। ऑलराइट, टोटल क्या होता है 1। अब जब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं z स्कोर 0.13 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये 0.13 है। ओके, ये 0.13 है, और ये 0.13 तक होने की प्रोबेबिलिटी जो है ये पूरी इस ग्रे एरिया में दिख रही है। ओके, ये पूरी इस ग्रे एरिया में जितनी प्रोबेबिलिटी कवर्ड है वो प्रोबेबिलिटी है 0.13 होने की। तो जब मेरे को z टेबल से पढ़ूंगा मैं कि 0.13 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो यहाँ तक का पूरा आंसर मिलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि इस एरिया का टोटल। बट वहीं पे जब मेरे को कैलकुलेट करना होगा कि उससे ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना चाह रहा हूँ, 15,000 से ज़्यादा प्रॉफिट्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मुझे जाना पड़ेगा इस साइड में। और मैंने आपको बताया कि पूरे का टोटल 1 है, इतने का आपको पता चलेगा z टेबल को पढ़ के। तो आपको क्या करना रहेगा इस वाइट एरिया को निकालने के लिए, 1 माइनस ग्रे एरिया। ओके, कैलकुलेट करते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले z टेबल को कैसे पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0.1 दिया हुआ है, पर अपने को क्या चाहिए 0.13। ये आपको दिया हुआ है 0.1, अपने को चाहिए 0.13, तो 0.10, 0.1112 एंड 0.13। तो अपना प्रोबेबिलिटी आ गया 0.5517, यानी कि 15,000 तक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5517। उससे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हो गई 1 माइनस 0.5517। ओके, 1 माइनस 0.5517, तो अपना आंसर क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा अपना 0.4483, या अपन ने आंसर निकाल लिया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स ग्रेटर देन 15,000 इज 0.4483। इस तरह से अपन आंसर निकाल लेंगे। तो जब आप z टेबल देखोगे, z टेबल में आपको इस तरह के फिगर्स दिए होंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आपको क्या पूछा है, ग्रेटर देन पूछा है, लेसर देन पूछा है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ दूसरा, जो कि अपने क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 600 मार्क्स स्कोर करना जो है बहुत आसान है। 600 मार्क्स एवरेज पे स्कोर किया जाता है, ये एक्सपेक्टेड है कि 600 स्कोर करेंगे। 600 से ज़्यादा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को कुछ नंबर दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है इसे, तो 150 का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। 600 से ज़्यादा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो 500 है, तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, 600 माइनस 500 अपॉन 150 करेंगे। तो 600 माइनस 500 अपॉन 150 करेंगे तो अपना आ जाएगा 100/150, ये होता है अपना 0.67। ओके, 0.67। अब इसमें 0.67 अपन यहाँ से निकाल सकते हैं 0.0, 0.6, तो अपन ले सकते हैं 0.6 और 0.7 के बीच का जो इंटरपोलेशन करके अपन निकालते हैं उसको यूज़ करते हुए अपन 0.67 का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और उस प्रोबेबिलिटी को अपना सोल्यूशन होगा 600 तक का स्कोर करने का। उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा,
वन माइनस जो प्रोबेबिलिटी निकाली वो। ओके, तो इस तरह से इस जेड टेबल को यूज़ किया जाता है और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को रीड किया जाता है। तो ये पार्ट जो है आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। अपन ने क्या किया है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर देखा एक्सपेक्टेड सेल्स 1000 यूनिट है, तो अपन निकालने गए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपन ने निकाला यूजिंग द सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ये तो अपन आईपीसीसी करते आ रहे हैं, तो अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, 13,800 आ गया। उसके बाद अपन ने देखा कि कितने से ज़्यादा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 15,000 से ज़्यादा प्रॉफिट की अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 15,000 हो गया अपना एक्स, म्यू हो गया अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो अपन ने कैलकुलेट किया है वो हो गया 13,800, और स्टैंडर्ड डिविएशन अपन ने निकाला। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इन यूनिट्स अपने को दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आ जाएगा आपका 9,000 इन दिस केस। और आपने क्या किया, जेड स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूला को यूज़ किया, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये हो गया आपका 0.13। और जेड टेबल को जाकर रेफर किया आपने, उससे प्रोबेबिलिटी आपको पता चली 0.13 तक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5517। तो उससे ज़्यादा जब अपने को चाहिए तो आता है 1 माइनस 0.5517, ये हो गया 0.4483। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4483, विच इज़ व्हाट, ऑलमोस्ट 45%। ओके, सो इस तरह से आपके ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जो इलस्ट्रेशन अपन ने कवर किया है वो भी। सो यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और जो आपका प्रॉफिट है जिससे आपको ज़्यादा का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, वो आपको डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ नंबर दिया हुआ है, यूनिट्स के फॉर्म में नहीं देके सीधे रुपीज़ में दिया हुआ है। जो आईसीआई वाला एग्जाम्पल है उसमें आपको कुछ क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन ने अभी किया है उस पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। तो उसका सोल्यूशन जो है उन्होंने यहाँ पर इसी तरह से शो कर रखा है, ये फॉर्मूला है और इसके सिंबल्स जो है वो यहाँ पर इस तरह से देखने को आपको मिलेंगे। तो म्यू का जो सिंबल है वो यू जैसा बनता है, आप देख सकते हो ये वाला जो सिंबल है ये है म्यू का। ओके, और उसके बाद सिग्मा का सिंबल जो है वो ये वाला है, आप देख सकते हो। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है सिग्मा। ये आप फॉर्मूला यूज करोगे जेड स्कोर निकालने के लिए। वंस यू हैव फाउंड आउट द जेड स्कोर यू विल यूज द जेड टेबल टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। और फिर क्योंकि आपको ज़्यादा का निकालना है तो 1 माइनस करते हुए कम का निकालना है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करी है वही है। ओके, इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
सो आई थिंक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आप देख सकते हो सिर्फ 3 है। 2 क्वेश्चंस मैंने आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद से बना रखे, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद एक आईसीआई वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क में दे दिया है, और क्वेश्चन जो आईसीआई वाला है वो मैं चाहता हूँ आप खुद से कीजिएगा एक बार घर पे सॉल्व। हम उसको कल डिस्कस करेंगे एक बार, ओके। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है सीवीपी एनालिसिस इन सर्विस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अपने यहाँ पर इलस्ट्रेशंस लिए हुए हैं मैंने, 2 इलस्ट्रेशंस मैंने खुद से बनाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो है आईसीआई का कवर्ड है, ओके। तो अपन यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, अपना ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टाइम देता हूँ पढ़ने के लिए, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करते हुए इसके सोल्यूशन के ऊपर चलेंगे। पढ़ लिया होगा ये आपने क्वेश्चन को, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गति लिमिटेड की अलग अलग तरह की डिलीवरीज के बारे में बताया हुआ है, जिसमें से सुपर फास्ट डिलीवरी की डिटेल्स अपने को दी हुई है। तो यहाँ पर जो डिलीवरीज, जो सुपर फास्ट डिलीवरीज होती है वो हमेशा एयरवेज से भेजी जाती है, और यहाँ पर इनको एयरपोर्ट तक डिलीवरी करने जाना पड़ता है। तो इन्होंने 2 व्हीकल्स परचेज कर रखी है इसके लिए। दोनों व्हीकल्स को परचेज करने में इनको लगा है 3 लाख ईच का कॉस्ट, और सैलवेज वैल्यू अपने को दे रखी है 40,000। इसकी लाइफ 5 ईयर्स की दी है। बोला है एक की कैपेसिटी है 10 kgs कैरी करने की एट वन टाइम, ओके। उसके बाद अपने को बोला है कि यहाँ पर 2 ड्राइवर्स अपॉइंट किए गए हैं टू रन द व्हीकल्स। वो लोग 15,000 चार्ज करते हैं सैलरी हर पीरियड के अंदर। उसके बाद अपने को यहाँ पर जो बोला है वो है कि डिलीवरी व्हीकल्स पेट्रोल पे रन करती है, उसका कॉस्ट 70 पर लीटर है, और माइलेज 6 किलोमीटर पर लीटर का अपने को मिलता है। डिस्टेंस जो इनके वर्क प्लेस और एयरपोर्ट के बीच में है वो 3 किलोमीटर्स का है। उसके अलावा डिलीवरी व्हीकल्स यहाँ पर एयरपोर्ट पे जाती है कम से कम 500 बार इनके पीरियड के अंदर, 500 टाइम्स ईच, ओके। ईच दोनों को मिलाकर 500 नहीं है, हर एक व्हीकल 500 टाइम्स जाती है। एयरलाइंस 25 पर केजी उनको चार्ज करते हैं टू डिलीवर टू फ्लाइट। उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना है प्राइस, जितना अपने को चार्ज करना चाहिए कस्टमर को पर केजी। अगर वो प्लान कर रही है, गति लिमिटेड प्लान कर रही है 15% प्रॉफिट रखने का ऑन कॉस्ट। तो इसके सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन करके रखे हैं जो अपन ने क्वेश्चन में डिस्कस किए अभी। सबसे पहले अपन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को।
तो कॉस्ट कैलकुलेट करने में मैंने सबसे पहले यहाँ पर कवर किया ड्राइवर की सैलरी। ड्राइवर की सैलरी निकालना बहुत सिंपल है, 15,000 लेता है हर ड्राइवर, तो इंटू 2 करेंगे 30,000 आ जाएगी। पेट्रोल कॉस्ट के लिए मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने बनाया नोट 1। पेट्रोल कॉस्ट के लिए अपने को सबसे पहले कवर करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है। ओके, सो डिस्टेंस कैलकुलेट किया। डिस्टेंस वो एक ट्रिप में कवर करती है 3 किलोमीटर्स इंटू 2। आपको याद है डिस्टेंस फ्रॉम द वर्क प्लेस टू एयरपोर्ट इज 3 किलोमीटर्स, तो जाने के 3 आने के 3, इस तरह से हो गए 6। वो जा रही है 500 बार, एक व्हीकल जा रही है 500 टाइम्स, तो उनको लग रहा है 3000 किलोमीटर डिस्टेंस एक व्हीकल पे। इस तरह से पेट्रोल कितना वो यूज़ करेगी, 6 किलोमीटर पर लीटर उनका माइलेज है, सो 3000 डिवाइडेड बाय 6, इस तरह से अपने को आ जाएगा 500 लीटर्स वो लोग कंज्यूम करने वाली है। 500 लीटर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया है सिंपली उसके कॉस्ट से, जो कि है 70 पर लीटर, तो इससे अपने को कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पता चलता है 35,000। इस तरह से जब दोनों व्हीकल का कंबाइन करते हैं तो अपने को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 2 से, यह आ जाएगा अपना 70,000। टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल अपना 70,000 आ गया, ये मैंने ऊपर अपने टेबल में लिख दिया है। उसके बाद एयरलाइन चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए मुझे फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैं कितना केजीज दे रहा हूँ। ओके, सो उसके लिए मैंने बनाया नोट 2, और यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहले एक अजम्पशन कि यहाँ पर फुल लोड है। ओके, सो फुल कैपेसिटी वर्किंग चल रही है, यानी कि जितनी बार व्हीकल डिलीवर करने जाती है वो फुली लोडेड होती है। ओके, यानी कि पूरे 10 केजीज कैरी कर रही होती है, ये अजम्पशन अपन ने ले लिया है। उसके बाद व्हीकल की कैपेसिटी 10 केजीज है, ट्रिप्स कितने कर रही है वो 500 टाइम्स। अब वो जब जाती है तब वो लोडेड होती है, वापस आती है तब थोड़ी लोडेड होती है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 टाइम्स हो जा रही है तो अपने को 500 इंटू 10 करना चाहिए, यह आ जाता है 5000 क्वांटिटी डिलीवर्ड बाय व्हीकल। ओके, 5000 केजीज वो डिलीवर कर रही है एक व्हीकल। टोटल क्वांटिटी कितनी डिलीवर हो जाएगी, इंटू 2 करेंगे, दोनों का मिल जाएगा, दोनों व्हीकल्स का, यह आ जाता है 10,000 केजीज। एयरलाइन का चार्ज के लिए अपने को सिर्फ केजी को मल्टीप्लाई करना है उनकी चार्जेस से, जो कि अपने को 25 पर केजी दिया हुआ है, तो अपना आया है ये एयरलाइन चार्जेस 2,50,000। ओके, इसके बाद डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया है मैंने व्हीकल की कॉस्ट पे। ये मैंने इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि अगर अपन सुपरफास्ट डिलीवरीज नहीं कर रहे होते तो अपने को एयरपोर्ट जाने के लिए इन डिलीवरी व्हीकल्स की ज़रूरत ही नहीं होती, तो अपन ये खरीदते ही नहीं। ओके, सो ये रेलेवेंट हो जाती है अपने सोल्यूशन के हिसाब से। अपने को इस पर जो डेप्रीसिएशन लग रहा है वो भी चार्ज करना चाहिए कस्टमर को। कॉस्ट ऑफ व्हीकल 3 लाख दिया है अपने को, और उसके बाद उसका सैलवेज वैल्यू 40,000 दे रखा है। साल कितने, यानी कि 5 ईयर्स की लाइफ उसमें दे रखी है। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना आसान है, 3 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आता है 52,000। दोनों को मिला दिया तो आ जाएगा 1,04,000, ये ऊपर कवर कर लिया है। इस तरह से अपना टोटल कॉस्ट आ गया 4,54,000 का, राइट। 4,54,000 का अपना कॉस्ट आ चुका है। उसके बाद प्राइस कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट लिया, उसमें प्रॉफिट ऐड किया 15% से, ये आ गया अपने रेवेन्यू। ओके, अब टोटल क्वांटिटी अपन कितनी कैरी कर रहे हैं, 10,000 केजी, याद है। अपन ने यहाँ पर इस चीज़ को कैलकुलेट किया था। अपन टोटल क्वांटिटी जो डिलीवर कर रहे हैं वो है 10,000 केजीज। पर केजी निकालना है तो अपना टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 10,000, तो प्राइस पर केजी आ जाएगा, और ये आया है अपना 52.21। 52.21। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें अपने को सिर्फ लॉजिकली सबसे पहले कॉस्ट डिराइव करनी है। कॉस्ट डिराइव करने के बाद उसमें सिर्फ 15% का एडअप करना है, और उसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा प्राइस पर केजी। ओके, तो मैं चाहता हूँ आप इस आंसर को एक बार नोट कर लीजिए, और फिर अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर।
सो आई थिंक आपने इस सोल्यूशन को नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है, जिसमें अपना पूरी तरह से सर्विस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है वो अपन ने यहाँ पर कवर किया है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हॉस्पिटल से रिलेटेड दिया हुआ है, ये मैं चाहता हूँ आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए और उसके बाद अपन कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अपन चलते हैं आईसीआई वाले क्वेश्चन पर अभी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में जाता है। आईसीआई वाले क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्सपर्ट रोडवेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की बात करी है, जो कि 15 बसेस चला रही है बिरपुर सिटी के अंदर और इनका फिक्स्ड रूट है। ओके, कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि उनके जो टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स रहेंगे पर एनएम वो रहेगा 2,51,000 ओके। सो 2,51,85,000 उनका 15 बसेस का मिलाकर पैसेंजर किलोमीटर दिया हुआ है। उसके बाद अपने को बोला है कि बसेस में 100% लोड फैक्टर रहेगा, यानी कि 100% कैपेसिटी पर ये लोग रन कर रहे होंगे। सारे के सारे कस्टमर सीट्स होंगे वो फुल होंगे हमेशा। बसेस जो इन्होंने परचेज करी है वो एक यूनिट यानी कि एक बस को परचेज करने के लिए इन्होंने इनकर किया है 44 लाख रुपीज़ और इनकी स्क्रैप वैल्यू अपने को दी है 5,50,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पर बस की एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सीट बताई है 42, जिसके अंदर 2 कंडक्टर्स भी बैठते हैं। तो एक्चुअली पैसेंजर्स बैठते हैं सिर्फ 40। ये अपने को कैसे पता चला? क्योंकि अपने को यहाँ पर बाद में बताया गया है कि जो इनके बस के अंदर कंडक्टर्स है वो 2 लगते हैं और ड्राइवर जो है वो तो एक है। तो ड्राइवर की सीट एक्सक्लूड करते हुए 2 कंडक्टर्स भी तो हैं, वो कंडक्टर्स जो है नॉर्मल सीट्स पे बैठेंगे। तो 42 में से 40 सीट्स ही बचती है पैसेंजर्स के लिए। ईच बस कैन गिव अ माइलेज ऑफ 5 किलोमीटर्स। उसके बाद एवरेज कॉस्ट जो है फ्यूल का 66 पर लीटर अपने को दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स और सन्ड्रीज अपने को बताया 1000 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर अपने को पड़ेगा 3300 रुपीज़। ओके, उसके बाद कंपनी जो है 27,500 पर मंथ पे करती है ड्राइवर और दोनों अटेंडेंट या दोनों कंडक्टर्स को मिलाकर। ओके, सो इन तीनों को मिलाकर 27,500 पे होता है, पर ये मंथली पेमेंट हो रहा है। उसके बाद एनुअल चार्जेस अपने को बताए हुए हैं। इंश्योरेंस के 55,000 लग रहे हैं, गराज चार्जेस के 33,000 लग रहे हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के 55,000 लग रहे हैं। रूट परमिट चार्जेस जो है वो अप टू 20,000 किलोमीटर्स 5,500 है, बट उसके बाद
हर 5000 एडिशनल किलोमीटर्स के लिए 2200 लगेंगे। और उसके अलावा अगर कोई पार्ट होगा, ओके, यहाँ पर लिखा है और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि आपको 5000 किलोमीटर नहीं पर 2000 किलोमीटर के लिए भी चाहिए तो भी आपको वापस से 2200 ही इनकर करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फेयर बताना है अपने को पर पैसेंजर किलोमीटर। अगर अपन मार्कअप लगा रहे हैं 20% का कॉस्ट के ऊपर टू कवर आर जनरल ओवरहेड्स एंड टू मेक सफिशिएंट प्रॉफिट। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो रेगुलेटेड दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में अपने को क्या बोला है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर रेगुलेटेड है, तो गवर्नमेंट ने फेयर फिक्स कर रखा है 1.35 रुपीज़ अगले 2 साल के लिए। पर यहाँ पर अपने को प्रॉफिटेबिलिटी पर कमेंट करना होगा अगर इन्फ्लेशन रेट जो है 8% पे है। और नोट में अपने को लिखा है रूट परमिट चार्जेस में अपने को इन्फ्लेशन नहीं लगाना है। सो अपन कैलकुलेशन दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारे फैक्ट्स मेंशन कर रखे हैं जो भी अपन ने पढ़े। उसमें अपना पहले पॉइंट में अपने को फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है और सेकंड पार्ट में अपने को 2 साल की प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है। तो अपने चलते हैं सीधे सोल्यूशन के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले कॉस्ट कवर करी है वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस में डिवाइड करते हुए। वेरिएबल एक्सपेंसेस में अपना आ जाता है फ्यूल कॉस्ट और उसके अलावा आते हैं रूट परमिट चार्जेस, क्योंकि वो भी वेरिएबल है एज पर द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। उसी के साथ में लुब्रिकेंट कॉस्ट भी अपना डिपेंडेंट है ऑन द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। उसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरी, गराज चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, डेप्रिसिएशन चार्जेस। आईसीआई ने इसको रनिंग एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस में बांटा हुआ है, बट मैंने यहाँ पर इसको वेरिएबल और फिक्स्ड में बांटा हुआ है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो वेरी करता है, बट रनिंग क्या होता है जो अपन रेगुलरली इनकर कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड एक्सपेंसेस में से अपना रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ और उसके अलावा सैलरी हुई, तो ये अपन रनिंग वे में पेमेंट करते हैं, इसका रनिंग वे में अपना इसका चलता रहता है, तो वो रनिंग एक्सपेंसेस के अंदर उन्होंने कवर किया हुआ है। ऑल्दो मैंने यहाँ पर डिवीजन जो है वो वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस की तरह से किया हुआ है। ओके, सो फ्यूल कॉस्ट आता है अपना, वो कैलकुलेट करेंगे एज पर नोट 1, जिसके लिए अपने को चाहिए होंगे नंबर ऑफ किलोमीटर्स। अपने को बोला है टोटल पैसेंजर किलोमीटर जो है पूरे साल के अंदर 15 बसेस का मिलाकर वो है 2,51,85,000। तो एक बस का कैलकुलेट करना अपने लिए बहुत आसान है, उसको डिवाइड कर लेंगे 15 से, ये आता है 16,79,000। पैसेंजर कैपेसिटी एक बस की 42 है, बट कंडक्टर्स या फिर अटेंडेंट्स एक बस के अंदर 2 है, तो सीट्स पैसेंजर्स के लिए सिर्फ 40 बचती है। अगर किलोमीटर निकालें ऑफ वन बस तो अपना आ जाएगा 16,79,000 डिवाइडेड बाय 40, ये आता है 41,975। ये कैसे निकाला, ये क्यों निकाला? सो अपने को 16,79,000 दिया है पैसेंजर किलोमीटर, उसमें से पैसेंजर से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ बचेगा किलोमीटर। ओके, सो किलोमीटर ऑफ वन बस अपना आ गया 41,975। इस 41,975 को यूज़ करते हुए अपन फ्यूल कॉस्ट अपना निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, अपने को माइलेज दिया हुआ है, उसकी वजह से अपने आ जाएंगे नंबर ऑफ लीटर्स, और उसके बाद अपने को कॉस्ट दे रखी है 66 पर लीटर की कॉस्ट दी हुई है, तो उससे अपन निकाल लेंगे अपना कॉस्ट। तो फ्यूल कॉस्ट निकालना आसान हो गया था। 41,975 को डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि वो माइलेज दिया हुआ है, और उसको मल्टीप्लाई किया इनटू रेट ऑफ 1 लीटर, वो 66 दिया हुआ है, तो अपना कॉस्ट आया 5,54,070। ओके, उसके बाद रूट परमिट चार्जेस निकालना है, तो रूट परमिट चार्जेस का कैलकुलेशन अपने को शो करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट के लिए भी अपने को 2,200 रुपीज़ ही पे करना है। सो पहले 20,000 किलोमीटर में तो अपन 5,500 पेमेंट कर रहे हैं, बट उसके बाद के बचे हुए किलोमीटर्स के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 41,975 अपना टोटल किलोमीटर्स है। उसके बाद अगर अपन डिवाइड करें इसको हर 5,000 किलोमीटर में, यानी कि 20,000 निकाल दिया, फिर हर 5,000 में बांटेंगे तो अपना 40,000 टोटल होता है, जब भी वापस से 20,000 ही लेते हैं। ओके, सो 20,000 पे 5,500, उसके बाद के नेक्स्ट 20,000 को अपन अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें सिंपली अपन करेंगे इसको 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 2,200। हर 5,000 के लिए अपने को 2,200 का कॉस्ट लग रहा है। सो 20,000 किलोमीटर जो अगले हैं 20,000 के बाद, उसमें हर 5,000 किलोमीटर के लिए अपने को लगाना पड़ेगा 2,200। इस तरह से आया 8,800। अब बचता है सिर्फ 1,975, और ये 1,975 के लिए अपने को पार्ट देयर ऑफ भी कैलकुलेट करना है ना। आपको याद है क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है कि फॉर एवरी 5,000 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि 1,975 भी अगले 5,000 किलोमीटर के अंदर कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रो राटा बेसिस पे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, आपको पूरा 2,200 पे करना पड़ेगा, चाहे वो 1,975 किलोमीटर्स के लिए ही आप क्यों पे नहीं कर रहे हो। ओके, सो अपना इस तरह से टोटल कॉस्ट आ जाता है 16,500, वो अपन ने यहाँ पर कवर कर लिया है। लुब्रिकेंट कॉस्ट भी अपन कैलकुलेट करते हैं, वो भी कैलकुलेट करना आसान है, अपने को दिया हुआ है
पर किलोमीटर। लुब्रिकेंट अपने को दिया हुआ है 3300 पर 1000 किलोमीटर। इसमें पार्ट देयर ऑफ का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली अपना जो टोटल किलोमीटर्स है विच इज़ व्हाट 41975 या ऐसा कुछ है, वो अपन कर रहे हैं उसको डिवाइड 1000 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3300 से। ओके, तो अपना आ जाएगा लुब्रिकेंट कॉस्ट। अब चलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस के ऊपर। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अपने को फिक्स दे रखा है 55,000। सैलरी अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने को 27,500 पर मंथ दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 12 तो एनुअल आ जाएगा या 3,30,000। गराज चार्जेस 33,000 दिए हुए हैं और उसके बाद इंश्योरेंस 55,000 है और डेप्रीसिएशन अपन कैलकुलेट कर लेंगे आर एक्सपेंडिचर इंटू 1 यूनिट यानी कि इंटू इन 1 बस माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन द नंबर ऑफ लाइफ। ओके, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ। तो इस तरह से अपना कैलकुलेशन होके आया, डेप्रीसिएशन 7,70,000। इस तरह से टोटल कॉस्ट निकल के आ चुकी है। टोटल कॉस्ट पे मार्कअप अपने को बोला 20% का लगाना है फॉर कवरिंग द जनरल ओवरहेड्स एंड सफिशिएंट प्रॉफिट। तो अपना आ जाता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आया 23,42,505 रुपीज़। अब निकालना है फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। ओके, फेयर पर किलोमीटर नहीं निकालना है, फेयर पर पैसेंजर नहीं निकालना है, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। तो अपने पैसेंजर किलोमीटर बताते हैं। सबसे पहले पैसेंजर किलोमीटर एक बस का है 16,79,000। एक बस का पैसेंजर किलोमीटर है 16,79,000 और एनुअली उसको रेवेन्यू अर्न करना है 23,42,505 रुपीज़। तो मैं क्या करूँगा, पर पैसेंजर किलोमीटर के लिए टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर ऑफ वन बस, तो अपना आ गया है 1.395। क्या आया, 1.395। इस तरह से अपन ने अपना पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं पार्ट 2 के ऊपर, जहाँ पर अपने को इन्फ्लेशन निकालते हुए प्रॉफिटेबिलिटी बताना है। तो इन्फ्लेशन में अपन हर चीज़ को सिर्फ 8% से इन्फ्लेट करते जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर 8% से मैं इन्फ्लेट करते जा रहा हूँ हर साल। तो यहाँ पर 5,54,070 को मैं अगर 8% से इन्फ्लेट करूँगा तो मेरा आ जाएगा 5,98,396। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में वापस से मुझे यहाँ पर 8% से इन्फ्लेट करना पड़ेगा तो आ जाएगा 6,46,267। इस तरह से अपन हर कॉस्ट को करते जाएंगे एक्सेप्ट फॉर रूट परमिट चार्जेस, क्योंकि अपने को नोट में मेंशन किया हुआ है कि उसमें अपने को इन्फ्लेशन नहीं लगाना है। उसके अलावा क्या डिप्रीसिएशन चेंज होगा, तो डिप्रीसिएशन तो चेंज नहीं होने वाला है, उस पर तो इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है। सो डिप्रीसिएशन भी सेम रहेगा, रूट परमिट चार्जेस भी सेम रहेंगे। बाकी सारे पे आपको क्या करना है, सिर्फ 88% से इन्फ्लेशन लगाते हुए कैलकुलेशन शो करना है। आपको ये टेबल अलग बनाना है, मैंने मिक्स करते हुए बनाई क्योंकि ये पार्ट 2 का सोल्यूशन है, तो आपको अलग से शो करना पड़ेगा। ईयर 1 ईयर 2 में आपको इस तरह से इन्फ्लेशन दिखाते हुए आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब आप मार्कअप जो है यहाँ पर 20% का नहीं लगाओगे, ये मैंने साथ में लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर मार्कअप 20% से लिखा हुआ है। बट आपको क्या शो करना पड़े वहाँ पे, प्रॉफिट। ओके, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट या फिर आपको लिखना पड़ेगा मार्कअप। रेट वहाँ पर आप मेंशन नहीं करोगे। टोटल रेवेन्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने को फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर दिया हुआ है 1.35। तो मैं सिंपली 1.35 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर 16,79,000 से, जो कि मेरा पैसेंजर किलोमीटर है एक बस का। तो मैंने उस तरह से कैलकुलेट करते हुए टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया है। वो मेरा सेम ही रहने वाला है क्योंकि दोनों साल में मेरे पैसेंजर किलोमीटर जो है एक बस का वो भी सेम है और जो फेयर है वो फिक्स्ड है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है 1.35 पे। उस तरह से मेरे को पता चलेगा मेरा प्रॉफिट कितना है। इसको ICAI ने जो निकाला है प्रॉफिटेबिलिटी, वो ऑन रेवेन्यू निकाला है। ओके, यानी कि उन्होंने क्या किया है, जो प्रॉफिट आया उसको डिवाइड किया है बाय द रेवेन्यू इनटू 100 किया है। तो इस तरह से उन्होंने जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेस्ड ऑन रेवेन्यू निकाला है। मैंने जो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेस्ड ऑन कॉस्ट निकाला है, क्योंकि अपने को यहाँ पर मार्कअप 20% ऑन कॉस्ट दे रखा था, तो मैं उसको सेम पैटर्न पे रखने की कोशिश करते हुए रखा है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अपन ने यहाँ पर ऑन कॉस्ट निकाला है। ओके, सो इस तरह से मेरा ऑन कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हुए आया है 2,21,316 डिवाइडेड बाय 20,45,335 या 10.82%। और इस तरह से मेरा जो नेक्स्ट ईयर उसमें है 5.62%। अब इस पर मेरे को थोड़ा एनालिसिस लिखना पड़ेगा, यानी कि डिस्कशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्कशन में मैं क्या लिख सकता हूँ कि चूँकि फेयर जो है वो यहाँ पर रेगुलेटेड करते हुए फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो अपन देख सकते हैं कि किस तरह से अपना प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 10.82 पे आ चुका है और उसके बाद 5.62 पे आ चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट आधा आधा गिर रहा है। सबसे पहले अपना मार्कअप था 20% का, उससे आके 10 पे आ चुका है और उसके बाद 5 पे जा चुका है। तो अपना ऑलमोस्ट हाफ होता जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये प्रॉफिट नहीं है, ये जनरल ओवरहेड्स को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो
जनरल ओवरहेड्स भी डेफिनेटली अपने इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रहे होंगे, तो क्या अपन सफिशिएंट है उसको भी रिकवर करने के लिए? अगर इस तरह से, जैसे कि सेकंड ईयर तक तो यहाँ पर फिर भी अपने को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है, बट इस तरह से अगर कंटिन्यू होता गया तो अपन लॉस में जा सकते हैं और अपन को शट डाउन करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा कि लॉसेस बेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ में शायद अपने को बात करनी चाहिए, या फिर इस तरह से अगर रेगुलेटेड रहता है मार्केट और फिक्स्ड ही रहता है फेयर, तो अपन को शायद इस मार्केट के अंदर ये तो कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि अपन ट्राई कर सकते हैं यूजिंग अलग अलग मेथड जो अपन ने पढ़े हुए हैं। और उसके अलावा अपने को शायद यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ सकता है कि अपने को शट डाउन करना पड़े। ओके, तो इस तरह से मैं मेरा एनालिसिस लिख दूंगा इस तरह का सोल्यूशन शो करने के बाद, और मेरे एनालिसिस में डेफिनेटली मैं इन सारे परसेंटेजेस को यूज़ करने वाला हूँ जो मेरे को जो मैंने कैलकुलेट करे क्वेश्चन के अंदर, और उसके अलावा जो मैंने जो इन्फ्लेशन वाला पार्ट दिया हुआ है, जो अपने कॉस्ट दिए हुए हैं, उनके फिगर्स को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ वो यूज़ करते हुए मैं मेरा एनालिसिस लिखूंगा। ओके, तो इस तरह से अपना इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है। एक बार आईसीआई का सोल्यूशन देख लेते हैं। सो आईसीआई के सोल्यूशन में आप देख सकते हो, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर वही किया है कि पहले पार्ट में पैसेंजर पर किलोमीटर फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर उन्होंने इस तरह से निकाला है सारी कॉस्ट को लेकर, उसमें मार्कअप डाला है 20% का, और यहाँ पर उनका रेवेन्यू आया है, अपना आंसर एकदम मैच होता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर वर्किंग जो है सिर्फ और सिर्फ इसकी शो कर रखी है, बट अपन ने थोड़ी एक्स्ट्रा वर्किंग शो करते हुए सारा कैलकुलेशन शो किया है, जो कि अपना आंसर को और बेटर बनाता है। और सेकेंड पार्ट में अपने को यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना होगा, और जैसा कि मैंने आपको कहा था यहाँ पर आपको मार्कअप एट 20% नहीं लिखते हुए लिखना है प्रॉफिट, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, और प्रॉफिटेबिलिटी आपका इस तरह से आ जाएगा कैलकुलेट होते हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने ऑन रेवेन्यू कैलकुलेट किया है, अपन ने ऑन कॉस्ट कैलकुलेट किया था, इसलिए आप प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स चेंज दिख रहे हो। सो यहाँ पर उन्होंने इस तरह का एनालिसिस दे रखा है, और एनालिसिस में इन्होंने यही बात करी है कि यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है हर साल, इन्फ्लेशन भी यहाँ पर बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो ग्रॉस मार्जिन अपना कवर हो रहा है वो नेट प्रॉफिट के अलावा जनरल ओवरहेड्स को भी तो कवर करने के लिए है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में अगर इस तरह से फेयर सेम रहेगा और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। तो अपने को यहाँ पर क्या बात करनी पड़ेगी कि पहले 2 साल में रेगुलेटेड फेयर सिनेरियो फिर भी ठीक है, बट आगे के साल में अपने लिए ये प्रोजेक्ट जो है वायबल नहीं रहेगा। ओके, सो इस तरह से आपको ये सोल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके लिए होमवर्क में है, और कल अपन इसको डिस्कस करेंगे, मेडिको हॉस्पिटल्स वाला। ओके, सो यहाँ पर आज का आपका लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो अनसर्टेनिटी वाला है वो होमवर्क में है, आईसीआई वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, और ये मेडिको हॉस्पिटल्स वाला क्वेश्चन जो है वो भी होमवर्क में है। उसके अलावा अगर आप और एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको नहीं करना है तो आप आईसीआई वाला क्वेश्चन करके देख सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आईसीआई वाला क्वेश्चन करना, उसके अंदर अपने को एडिशनल चीज़ें कवर हो रही है। ओके, सो वो आप करोगे तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा इस टॉपिक का भी। उसके अलावा आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो नोट्स में आपके फॉर्मूलाज लिखते रहने चाहिए और उनको हाईलाइट करना चाहिए। जो फॉर्मूला आज अपन ने कवर किया है वो है जेड स्कोर वाला, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओके, सो वो फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंस रखता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो अपने को वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके अलावा एक नई चीज़ आपको बताना चाहता हूँ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के लिए मैंने यहाँ पर स्पेस दी हुई है, बट क्वेश्चंस के अंदर, कंसेप्ट्स के अंदर से तो टर्मिनोलॉजी निकल के आती है, बट इन क्वेश्चंस के अंदर क्या टर्मिनोलॉजी निकल के आएगी? तो इन क्वेश्चंस के अंदर से एक्चुअली कोई टर्मिनोलॉजी निकल के नहीं आती है, बट आपको इसको, स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है। तो अपना जो सोल्यूशन होता है उसका जो एक्सप्लेनेशन है आपके खुद के वर्ड्स में समराइज्ड फॉर्म में आपको साइड में लिखना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होगे, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो लिख लिख के। बाद में जब आप स्टडी लीव्स में जाते हो अपनी, तो आपके पास पहले टाइम रहेगा बट बाद में इतना टाइम नहीं बचेगा। तो वो लास्ट स्टेज में करने की बजाय आप अभी से इसको करके रखिए कि आप उसका एक्सप्लेनेशन साइड में लिखिए। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ा और आपका पूरा आंसर जो है एक बार रिवाइज हो गया। आपको लिख के नहीं करना पड़ा, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है डेफिनेटली, ऑल्दो लिखना इज सजेस्टेड, बट अपने पास उतना टाइम नहीं होता है। अपने को टाइम मैनेज करना आना चाहिए, और इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका यह है कि आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं, जो सोल्यूशंस होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड समराइज फॉर्म में साइड में लिखिए, ताकि जब आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हो तो आपका पूरा आंसर एक बार रिवाइज हो जाता है। तो आपको ये वाला जो स्पेस है उसको डेफिनेटली इस तरह से यूज़ करना चाहिए, जो कि आपको फ़ायदा आपके स्टडी लीव्स में देखने को मिलेगा।
ओके ये वाला जो ट्रिक है मैं हर ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में यूज़ करता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आप इसको अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से आपको ये स्पेस यूटिलाइज करना है। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह का एनालिसिस दिया हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह का एनालिसिस का एक फॉर्मेट चाहिए, या फिर आईसीआई किस तरह से लिख रहा है उसका एक पैटर्न समझना है, तो आप साइड में मेंशन कर सकते हो कि इस तरह का एनालिसिस आप कहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस के अंदर यूज़ कर सकते हो। और आप जहाँ पर अपेंडिक्स या इंडेक्स बना रहे हो, वहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हो कि ये इस तरह का फॉर्मेट, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है मैं यूज़ कर सकता हूँ। और वहाँ पर आपको क्या करना है, पेज नंबर डालते हुए आपका इंडेक्स प्रॉपरली बनाते रहना है, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आप क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं एनालिसिस किस तरह से लिखना चाहिए वो देखना चाहता हूँ, तो आपके पास फॉर्मेट ऑलरेडी पता है, आपको इंडेक्स में जाके नंबर देखना है और फॉर्मेट आईसीआई वाला एक बार जाके पढ़ना है, तो आपको ढूंढने का टाइम जो है वो बहुत बच जाएगा। ओके, इस तरह से आपको ये सारी मैकेनिकल चीज़ें शुरू से करते हुए रहना है, ताकि आपको स्टडी लीव्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी कर चुके होगे और आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। ओके, और उसके अलावा आपको सारे होमवर्क क्वेश्चंस कवर करने हैं, जो कि मैंने आज आपको दिए है, वो कल आप करके लाइएगा, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। 2 टॉपिक हो गए, अनसर्टेनिटी एंड सर्विस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। ओके, सो अपना स्पीड जो है अच्छा चल रहा है। आज का लेक्चर अपन यहाँ पर एंड करते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो।